गाइस, अब तक हमने देखा कि जोरो ओकीको का कटा हुआ हाथ देखता है जो कि ऊपर से गिर रहा था और इसे देखकर जोरो का खून खौल उठता है और सभी ओनीज की जान लेना शुरू कर देता है। पहले जोरो इन सभी को बस रोक रहा था, लेकिन अब इन पर रहम नहीं दिखाता है और ऐसे ही सभी को काटते हुए अपो को भी एक ही सिंगल स्लैश से इसे मसल के रख देता है और इसके हाथ से एंटीबॉडीज को भी चुरा लेता है और अपो को पता तक नहीं चलता है कि कब जोरो ने इस पर हमला करके इसे निपटा दिया था। इसके बाद चॉपर जोरो के पास आता है और जोरो से उस एंटीबॉडी को ले लेता है। चॉपर, क्या तुम ठीक हो? तुम मरोगे तो नहीं ना? चिंता मत करो जोरो, मुझे अभी लूफी को पायरेट किंग बनाना है, इतनी जल्दी नहीं मरने वाला। तो ठीक है, अब मैं यहाँ से ऊपर जा रहा हूँ। जिसके बाद चॉपर सभी को बताता है कि अपने आसपास आग लगा दो और अपने गिरते हुए बॉडी टेम्परेचर को रोक लो, जिससे कि मुझे थोड़ा सा समय मिल जाएगा और मैं कुछ ही समय में एंटीबॉडीज को तैयार कर दूंगा। यहाँ पर लूफी, सांजी और जिम्बे तीनों अभी भी ऊपर बढ़ रहे थे। तभी सांजी को एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है जो कि मदद की गुहार लगा रही थी, पर अपना सांजी सिग्मा बनता है और इस लड़की की आवाज को इग्नोर कर देता है। पर दोबारा से जब इसे ये आवाज सुनाई देती है तो लूफी से कहता है कि मुझे कुछ जरूरी काम है, मुझे उसे निपटाना होगा, तो मैं आता हूँ। और सांजी यहाँ से निकल जाता है। क्यों बात है, सांजी कितना कमाल का है ना, जैसा कि मैंने उससे उम्मीद की थी। सांजी को जरूर किसी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट की प्रेजेंस का पता चल गया होगा और सांजी उसे धरने गया है। पर हमारे भोले जिम्बे भैया को कहाँ पता है ये सांजी अपना कुड़ी के पीछे गया है। भाई ठरकिए। सांजी को डोर के पीछे एक लड़की की परछाई नजर आती है। ये काफी ज्यादा हेल्पलेस नजर आ रही थी और इस कुड़ी को बचाने के लिए सांजी दया की तरह दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है, पर एक जाल में फंस जाता है और सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि इनके जाल में स्ट्रॉ हैट पायरेट्स का एक क्रू मेंबर फंस चुका है जिसका नाम विंस्मोक सांजी है और जिसकी बाउंटी है 330 मिलियन बेरीज। सांजी देखता है कि ये काम ब्लैक मारिया का है जिसने और भी बहुत सारे लोगों को ट्रैप करके रखा हुआ है। मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, मुझे यहाँ से जाने दो। ये सुनकर ब्लैक मारिया कहती है कि भाई ऐसे कैसे जाने दो तुम्हें? एक बात तो बताओ सांजी, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? और हमारा सांजी जो कि बहुत ही ज्यादा शरीफ है, सांजी इसके पैरों में गिर जाता है। यहाँ पर लूफी और जिम्बे थर्ड फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। ये खबर किंग को मिल जाती है, लेकिन किंग को मालूम है कि इसने ऑलरेडी इनके लिए काफी खतरनाक सोल्जर्स तैनात कर दिए हैं थर्ड फ्लोर के ऊपर। तभी लूफी और जिम्बे को थर्ड फ्लोर पर ओडॉन के कुछ सोल्जर्स मिल जाते हैं जिसकी इसने हेल्प की थी उस प्रिजन कैंप में, और लूफी के लिए एक सीढ़ी को तैयार करते हैं। लूफी सर जी, आप यहाँ से ऊपर जाइए, आप बहुत इजीली फोर्थ फ्लोर पर पहुँच जाओगे। और यहाँ पर चॉपर सभी से कहता है कि दोस्तों बस मुझे थोड़ा सा समय और दे दो, तब तक आप सभी लोग अपनी बॉडीज को गर्म रखना, मैं एंटीबॉडीज तैयार कर लूंगा और वो एंटीबॉडीज अपने दुश्मनों को भी दूंगा और उन सभी को भी बचाऊंगा, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ। और क्वीन दोबारा से सभी को ओनी में तब्दील करना शुरू कर देता है, लेकिन तब तक यहाँ पर जोरो की सटक चुकी थी और एक सिंगल स्लैश से ही इसे अच्छी खासी वार्निंग दे देता है कि अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो मैं तुम्हें बीच में से काट डालूंगा। जोरो का पारा हाई हो जाता है। तभी आसपास की जमीन हिलने लगती है जिसके चलते सभी को लगता है कि शायद जोरो के हमले की वजह से ये जगह शेक कर रही है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तभी मार्को यहाँ पर आ जाता है और जोरो को जैसे ही देखता है तो बोलता है कि अभी तुम सभी को तो काइडो के सामने होना चाहिए था, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो भाई? हम कौन सा यहाँ पर रुकना चाहते हैं? तो चलो फिर मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। यहाँ पर यामातो, शिनोबू और मोमो को लेकर आइलैंड से बाहर निकलने के लिए यहाँ से रवाना हो जाती है, पर देखती है कि पूरा का पूरा आइलैंड फ्लेम क्लाउड से कवर हो चुका है। ये देखकर ये शॉक्ड रह जाती है और अगली ही पल देखती है कि पूरा का पूरा ओनिगाशिमा हवा में फ्लोट कर रहा है और ये वही फ्लेम है जिसके जरिए से एक ड्रैगन हवा में फ्लोट करता है। ये देखकर मोमो को अंदाजा लग चुका था कि वाकई ही में काइडो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर दूसरी तरफ युमासा पूरी तरह से आइस ओनी में बदल चुका था और अपने साथियों पर भी हमला करना शुरू कर देता है। यहाँ पर चॉपर और सभी लोग इस बात से परेशान हो रहे थे कि इतने सारे लोगों को गर्माहट देने के लिए ये लोग इतनी सारी आग कहाँ से लेकर आएंगे। तभी मार्को अपनी फ्लेम्स को यूज करते हुए चॉपर पर इसे दे मारता है, जिसके चलते चॉपर यहाँ पर चिल्लाने लगता है और ब्रूक और जोरो ये देखकर भड़क जाते हैं और मार्को पर हमला करने लगते हैं। पर तभी ब्रूक नोटिस करता है कि जो आग है ये कमाल की है, ना ही ज्यादा ठंडी और ना ही ज्यादा गर्म चलाने वाली, और चॉपर का टेम्परेचर भी इससे मेंटेन होने लगता है। और मार्को अपनी ताकतों का यूज करके चारों तरफ अपनी फीनिक्स फ्लेम को यूज करता है ताकि सभी का गिरता हुआ टेम्परेचर कुछ समय के लिए कंट्रोल हो पाए। और इस दौरान मिंक ट्राइब के जो डॉक्टर्स होते हैं ये सभी लोग भी मैदान में आ जाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा एंटीबॉडीज को तैयार कर सके। ये देख कर काइडो के जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं ये सभी लोग चॉपर का साथ देने के बारे में सोचने लगते हैं, क्योंकि चॉपर ने कहा था कि एक डॉक्टर है और सभी की हेल्प करेगा। ये देखकर क्वीन इन्हें भड़काने की कोशिश करता है कि तुम इसकी बात मत सुनो, पर कोई भी क्वीन की बातों पर विश्वास नहीं करता है। तो ठीक है, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम सभी को जान से मार डालूंगा। पर ये सभी लोग चॉपर को बैकअप देना शुरू कर देते हैं। अब बॉस ह्यूगरो और बाकी सभी लोग चॉपर से कहने लगते हैं कि आप लोग आगे बढ़िए, हम सभी लोग आपको पीछे से बैकअप दे रहे हैं। और चॉपर और बाकी सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं। तभी स्क्रैचमैन अपो मैदान में आ जाता है, जिसे देखकर हमें पता चल जाता है कि ये पूरी तरह से नहीं मरा था उस हमले से जो कि जोरो ने किया था, और अपो चॉपर पर हमला कर देता है। पर तब तक ड्रेक यहाँ पर आकर इसे पकड़कर दूर फेंक देता है और जोरो से कहता है कि मैं नहीं जानता तुम मेरी बात पर विश्वास करोगे या नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी साइड पर हूँ और अगर तुम्हें मुझ पर यकीन है तो यहाँ की सारी सिचुएशन को मेरे ऊपर छोड़ सकते हो। जब जोरो इस बात को सुनता है तो इसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। हाँ बिल्कुल, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। यहाँ पर जिम्बे और लूफी सांजी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि भाई ये कहाँ चला गया। लगता है सांजी की ऑब्जर्वेशन की बहुत ही एडवांस लेवल तक पहुंच चुकी है, पर मुझे पूरा भरोसा है कि उसने किसी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनिमी की प्रेजेंस को फील कर लिया होगा, जिसकी अभी सांजी बैंड बजा रहा होगा। लूफी भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है कि हाँ मेरा क्रू कमाल का है। ये लोग आगे बढ़ते हैं, पर तब इनके सामने कुछ सोल्जर्स आ जाते हैं और ये सोल्जर्स बाकी के सोल्जर्स से बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं, जिसके चलते जिम्बे लूफी से कहता है कि लूफी तुम आगे बढ़ो, इन सभी को मैं देख लूंगा। अब लूफी आगे बढ़ जाता है। तभी हम देखते हैं कि इन सोल्जर्स के बीच में एक बंदा अपीयर होता है जो कि यहाँ पर
इन सभी को लीड करके यहाँ पर लेकर आया था। और ये बंदा था हुजहू, जो कि टोबीरोपो के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर्स में से एक है। और गाइस, ये जो हुजहू बंदा है ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और उससे भी ज्यादा खतरनाक है इसकी बैक स्टोरी। इसके बाद हम फ्रैंकी को देखते हैं। फ्रैंकी सासाकी के जितने भी मेंबर्स थे उन सभी की बैंड बजा रहा होता है और फ्रैंकी इन सभी पर भारी पड़ जाता है और सासाकी समझ जाता है कि इसे मैदान में उतरना ही पड़ेगा और अपने डेविल फ्रूट की ताकत को पूरी तरह से एक्टिवेट करते हुए मैदान में आ जाता है। और इसने एक एंशिएंट ड्रैगन फ्रूट खा रखा है जो कि इसे एक डायनासोर में तब्दील कर देता है और इन डायनासोर्स का डिफेंस बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल पर होता है। इसके बाद हम पेज 1 और उल्टी को देखते हैं। दोनों भाई बहन ने मिलकर बबून की हालत खराब कर दी थी। और दूसरी तरफ हम ओनिकाशिमा के स्टोरेज रूम में देखते हैं जहाँ पर यामातो शिनोबू और मोमो को लेकर पहुंच चुकी है और मोमो को इन लोगों ने छुपा कर रखा हुआ था कि तभी उस स्टोरेज स्पेस में मौजूद एक बड़े से ड्रैगन के स्टैचू पर जब मोमो की नजर पड़ती है। यामातो, मुझे एक बात तो बताओ जरा, ये जायंट सा स्टैचू यहाँ पर क्या कर रहा है? इसे तुम लोग बाहर क्यों नहीं लगाते? मोमोनोसुके-सामा, दरअसल ये बहुत साल पहले की कहानी है। इसे काइडो ने इसीलिए बनाया था ताकि इसे ओनिकाशिमा के बाहर लगा पाए। पर जब ये बन रहा था तो मेरे एक दोस्त ने गलती से इसे तोड़ दिया और उसके बाद से ये यहीं पर पड़ा हुआ है। और मेरा वो दोस्त सच में बहुत ही ज्यादा कमाल का था। और अभी यामातो एस के बारे में बात कर रही होती है। इसके बाद हम सांजी को देखते हैं। जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि अपना सांजी कुड़ियों के सामने बेचारा मजबूर है और ब्लैक मारिया इसकी इस मजबूरी का फायदा उठाती है और इसे टॉर्चर करने लगती है। हमारा सांजी इससे दूर जाने की कोशिश करता है पर ब्लैक मारिया इसे जकड़ के रख लेती है और ब्लैक मारिया ने एंशिएंट जुआन टाइप स्पाइडर फ्रूट खा रखा है जो कि इसे एक बहुत खतरनाक सी मकड़ी में बदलने की क्षमता प्रोवाइड करता है। पर इसकी जो लोअर बॉडी है बस वो ही इसमें ट्रांसफॉर्म हो पाई थी और सांजी को फंसा लेती है। और सांजी जब यहाँ से भागने की कोशिश करता है, जरा मेरी तरफ तो देखो, तो देखा तो मैं कितनी ज्यादा खूबसूरत हूँ, तो मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हो? पर सांजी दोबारा से इसकी बातों में आ जाता है और रुकने का फैसला कर लेता है और ब्लैक मारिया भी इससे खुश होकर इसे एक छोटा सा गिफ्ट दे देती है। यहाँ पर लूफी चौथे फ्लोर के बहुत ही ज्यादा करीब पहुंच चुका था और रास्ते में जो कोई भी आता है लूफी उसे मसल के आगे बढ़ता है। अब लूफी को जाता हुआ देखकर हुजहू कहने लगता है, को यहाँ से छोड़ दिया क्योंकि मैंने शायद ये नहीं किया क्योंकि ये लड़का काइडो-सामा को हरा सकता है। लगता है मुझे इसे रोकना चाहिए था। तब इसकी नजर जिम्बे पर जाती है जो कि इसके साथियों को बहुत बुरी तरह से पीट रहा होता है। जिम्बे, मेरे लोगों को मारना बंद करो। मुझे ये बताओ, तुमने स्ट्राइड्स को ज्वाइन कब कर लिया? तुम तो एक वॉरलॉर्ड थे ना जिसे फर्स्ट सन ऑफ द सी के नाम से भी जाना जाता है। बेहतर यही होगा तुम आज से मुझे स्ट्रॉहेड्स का हेल्प्समैन कहो। और सालों पहले मैंने तुम्हें देखा था, तब तुम मुझे एक वॉरलॉर्ड के रूप में मिले थे। ये सुनकर जिम्बे कहता है कि जरा अपने चेहरे से मास्क तो हटाओ जरा, मैं भी तो देखूं तुम कौन हो जो कि मुझे इतने समय से जानता है। यहाँ पर यामातो मोमो को एस के बारे में बताने लगती है और हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं जहाँ पर एस अपनी क्रू के साथ ओनिगाशिमा में पहुंच चुका था और असल में यहाँ पर एस को खबर मिली होती है कि बहुत सारे बच्चों को कैद करके ओनिगाशिमा में लेकर आया जा रहा है। और एस के क्रू में हम मास्क ड्यूस को भी देख पाते हैं। और गाइस, ये बंदा कौन है इसके बारे में मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एस अपनी पूरी टीम के साथ ओनिगाशिमा में उतर तो जाता है पर यहाँ पर इसे कोई भी नहीं मिलता है। पूरा का पूरा ओनिगाशिमा जैसे खाली पड़ा था और तभी यामातो अचानक से एस पर हमला कर देती है और एस ने उस समय पर भी यामातो को बहुत बुरी तरीके से हरा दिया था। पर तभी काइडो के कुछ और सोल्जर्स भी यहाँ पर आ जाते हैं और इसे बैकअप देते हैं पर एस अकेले ही इन सभी की बैंड बजा देता है और एस के सभी साथी उन सभी बच्चों को छुड़ा कर ले आते हैं और इन्हें पता चलता है कि सभी बच्चे तो मिल गए हैं पर पूरे के पूरे ओनिगाशिमा में काइडो का नामो निशान नहीं है। ये सुनकर यामातो बताने लगती है, मेरे पिता बाहर गए हैं, वो भी किसी काम से। अच्छा, तो तुम उनकी बेटी हो? हाँ, तुम इन सभी बच्चों को लेकर जा सकते हो। मुझे नहीं पसंद कि इन सभी बच्चों को ऐसे किडनैप करके रखा जाए। अब एस देख कर समझ जाता है कि यामातो दिल की बुरी नहीं है। अब एस अपने साथियों और उन सभी बच्चों को यहाँ से ले जाने के लिए बोलता है और यहीं पर रुक कर यामातो से लड़ने लगता है। दोनों के बीच में बहुत ही अच्छी और जबरदस्त फाइट होती है और दोनों जब आपस में क्लैश करते हैं तो हर बार पूरा का पूरा ओनिगाशिमा कांप उठता है। दोनों को एक दूसरे के साथ लड़कर काफी ज्यादा मजा आता है। और एस इससे कहने लगता है, ये एक बात तो बताओ जरा, तुम इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो तो यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें तो समुद्र में जाना चाहिए, दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहिए। दुनिया को तुम्हारे जैसे वॉरियर्स की जरूरत है। मैं जाना चाहती हूँ पर मेरे खुद के कुछ कारण हैं। और एस को सारी बातें बताने लगती है। मेरे पिता की वजह से मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। हम हमारे माँ बाप नहीं चुन सकते लेकिन हमें क्या करना है और जिंदगी में किसका साथ देना है इसके बारे में हम चूज कर सकते हैं। और अभी तुम बस बहाने बना रही हो ये कहकर कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसमें तुम्हारे पिता की गलती है। अगर मुझे आजादी चाहिए तो वो सिर्फ काइडो को मारकर यानी कि मेरे पिता को मारकर ही मिल सकती है। और हम यामातो की एक छोटी सी बैक स्टोरी को देखते हैं जहाँ पर बचपन में ही काइडो ने इसे कैद करके रखा हुआ था। इसके हाथों में जंजीरें बांध दी थी और रोते हुए बस यही कहती है, पिताजी, आपने मुझे यहाँ पर बांध के क्यों रखा हुआ है? मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम जो चाहते हो वो कभी नहीं हो सकता। जब तक तुम सुधर नहीं जाती तब तक तुम्हें ऐसे ही रहना होगा। और ये सारी बातें यामातो एस को बता देती है। यामातो, एक बात को याद रखना, तुम स्ट्रांग बनी हो तो सिर्फ अपने लिए ना कि अपने पिता के लिए। तो तुम्हें क्या करना है ये सिर्फ तुम तय करोगी। तुम्हारे साथ क्या होगा ये भी सिर्फ तुम ही डिसाइड करोगे। और यामातो को समझ में आ जाता है कि इतने सालों से ये बस एक एक्सक्यूज दे रही थी और सच में खुद के बारे में कितना गलत सोचती थी। और एस इससे कहता है, तो बताओ मुझे तुम क्या करना चाहते हो? जिस पर यामातो अपने बल्ले को उठाती है और काइडो का ये जो जायंट सा स्टैचू था ड्रैगन वाला इसके सर के ऊपर अपने बल्ले को मार देती है और लगे हाथ एस भी अपना हाथ साफ कर लेता है और दोनों में
बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। दोनों बातचीत करते हैं और यामातो एस के एडवेंचर्स के बारे में इससे पूछने लगती है, जहाँ पर एस इसे समुद्र के बारे में बताता है और इस वक्त समुद्र में जो बड़े बड़े नाम चर्चा में चल रहे हैं उसके बारे में भी बताता है। लॉकिड, कापुने बेजे, इन सभी के बारे में इसे बताने लगता है और ये लोग कौन से सी से बिलोंग करते हैं ये सब कुछ बताता है। पर असली धुरंधर तो ईस्ट ब्लू से आएगा और वो कोई और नहीं बल्कि मेरा छोटा भाई है। बस देखते जाना कैसे वो पूरी दुनिया का नक्शा बदलेगा। जब वो अपना नाम बनाना शुरू करेगा पूरी दुनिया में तहलका मच जाएगा। और असल में भी यही हुआ है और एस की बैक स्टोरी खत्म हो जाती है और मोमो और शिनोबू ये सुनकर हैरान हो गए थे। और शिनोबू कहती है कि तुमने कहा था कि तुम काइडो की बेटी हो, है ना? हाँ, तुमने सही कहा। ये दोनों डर के मारे दूर भाग जाते हैं। अरे तो क्या हुआ? पर मैं तो ओडिन को फॉलो करती हूँ। ठीक है, पर इसका आगे क्या हुआ? 2 साल पहले एस मारे गए। ये सुनकर ये दोनों भी उदास हो जाते हैं। इसके बाद हम नामी और ओतामा को देखते हैं। ये दोनों भी एस के बारे में ही बात कर रहे थे। ओतामा एस मारा जा चुका है, पर तुम्हें इस बात के बारे में किसने बताया? और ओतामा रोते हुए बताती है कि मुझे बिग ब्रो लूफी ने बताया है और उसने तो मुझे ये सारी बातें ऐसे बताई थी कि जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। इतना कैजुअली कौन बताता है? उसे मेरी भावनाओं की जरा सी भी कदर नहीं है। नामी इसे चुप कराती है। हाँ, मैं जानती हूँ लूफी थोड़ा सा बेवकूफ है, वो कभी कभी ऐसी हरकतें कर देता है, पर ओतामा लूफी दिल का बुरा नहीं है। और इस हादसे ने तो लूफी को भी बहुत बुरे तरीके से तोड़ दिया था, क्योंकि लूफी की आंखों के सामने ही एस मारा गया था। ये तुम क्या कह रही हो? और जैसे ही नामी से बताने वाली थी कि लूफी असल में एस का ही भाई है, तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और यहाँ पर यामातो मोमो को बताने लगती है कि मुझे एस की बात पर भरोसा है। उसने कहा था कि उसका छोटा भाई आएगा और पूरी दुनिया का नक्शा बदल के रख देगा, इसलिए मैं उसी का इंतजार कर रही थी। और दोनों जगह लूफी के बारे में ही चर्चे हो रहे थे और यहाँ पर लूफी रेड हॉक का यूज करते हुए सभी लोगों को निपटा रहा होता है और मार्को जोरो को उठाकर ऊपर की तरफ ले जाने लगता है। और मार्को जोरो से कहता है कि एक बात तो बताओ जरा, तुम एक एम्परर का सामना करने वाले हो, तुम इतने ज्यादा शांत कैसे हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता क्या? मेरे कैप्टन ने मुझे ऑर्डर्स दिए हैं कि मुझे काइडो को मारना है, तो मैं बस उसी के ऑर्डर्स को फॉलो करता हूँ। मार्को को जोरो का ये जवाब बहुत ही पसंद आता है और मार्को अपने मन में कहता है कि एस, न जाने अगर तुम यहाँ पर आज होते तो क्या कहते। और हम पास्ट का एक सीन देखते हैं जब एस व्हाइट बियर्ड से चिल्ला चिल्ला कर कह रहा होता है, व्हाइट बियर्ड सर जी, हमें वानों में जाकर उन सभी लोगों को आजाद करवाना ही होगा। मैंने वादा किया है वहाँ के लोगों से। और सभी लोग एस को समझाने की कोशिश करते हैं कि ये नामुमकिन है। नहीं यार, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे उन सभी की हेल्प करनी है। आपकी क्रू को ज्वाइन करने से पहले मैंने उनसे कुछ वादे किए थे पॉप्स। जिस पर व्हाइट बियर्ड इस पर एक डंडा मार के इसे सुला देता है। तुमने वादा किया था ना, तो जाकर खुद पूरा करो। हम ऐसे ही कुछ नहीं कर सकते। वहाँ पर काइडो बैठा है, काइडो। और व्हाइट बियर्ड जानता है कि हर चीज को ऐसे कैजुअली नहीं कर सकते हैं, फिर चाहे वो कितना ही सही और कितना ही गलत क्यों ना हो। और ये सारी बातें याद करते हुए मार्को की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। यहाँ पर ओतामा को पता चलता है कि लूफी असल में एस का भाई है और इसके होश उड़ जाते हैं। इससे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है कि जब लूफी ने इसे एस की मौत के बारे में बताया था तो ओतामा ने लूफी को बहुत ज्यादा भला बुरा सुनाया था, पर एस के जाने का अगर किसी को सबसे ज्यादा दुख हुआ था तो वो खुद लूफी था। और मोमो भी हैरान हो जाता है जब इसे पता चलता है कि एस असल में गोल्डी रॉजर पायरेट किंग का बेटा था और लूफी का बड़ा भाई है। पर मोमो जो कि लूफी के साथ इतने समय से था, इसे कुछ भी मालूम नहीं था। और यहाँ पर बिग मॉम के प्रोमेथियस और ज़्यूस, इन दोनों ने भी अपनी ताकतों को बढ़ा लिया था और तेजी से काइडो की तरफ आगे बढ़ते हैं। मार्को भी जोरो को लेकर जा रहा था और रास्ते में क्वीन और किंग दोनों इस पर हमला कर देते हैं, पर मार्को सही मौका पाते ही जोरो को उछाल देता है और इसे रूफ टॉप की तरफ फेंक देता है। तभी हम मामा को देखते हैं जो कि काइडो के सामने आकाज़ की बॉडीज को देखकर कहने लगती है, क्या बात है काइडो, तुम्हें तो मेरी जरूरत भी नहीं पड़ी है ना, पर हाँ मेरे लिए निको रॉबिन को छोड़ देना। मेरी बेटी जिसकी 3 आंखें हैं उसकी पावर्स अभी अवेकन नहीं हुई हैं और वो पोनीग्लिफ्स को ठीक से रीड नहीं कर सकती है। और किनेमोन और बाकी सभी आकाज़ के मेंबर्स की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। और यहाँ पर 5वें फ्लोर पर सिसिलियन काइडो के सोल्जर्स के साथ फाइट कर रहा था और इन सभी को आगे जाने से रोक देता है, पर तभी पीछे से लूफी यहाँ पर आ जाता है और इन सभी को मसल के रख देता है। लूफी को देखकर सभी लोग राहत की सांस लेते हैं। तुम सभी ने बहुत बढ़िया काम किया, अब काइडो को मेरे ऊपर छोड़ दो दोस्तों। लूफी आगे बढ़ जाता है। यहाँ पर बिग मॉम और काइडो दोनों पोनीग्लिफ के बारे में बात कर रहे थे। देखो काइडो, मैं तुम्हारी बड़ी बहन जैसी हूँ, हालांकि थोड़ी सी उम्र में ज्यादा लगती हूँ तुमसे, पर मेरी वजह से ही तुम्हें फिश फ्रूट मिला है, जिसकी वजह से आज तुम इतने ज्यादा ताकतवर हो चुके हो। तो मैं चाहती हूँ कि तुम अपना रेड पोनीग्लिफ मुझे दे दो। पागल है क्या? मैं तुम्हारी बड़ी बहन जैसी हूँ काइडो, भूलो मत, मेरी वजह से ही तुम्हें ये ताकत मिली है। मैं तुम्हें पूरी गिफ्ट तो नहीं देने वाला, लेकिन हाँ, दोनों साथ मिलकर वन पीस को हासिल करेंगे। यहाँ पर यामातो मोमो को ओडिन की उसी जनरल लॉग बुक के बारे में बताती है और बोलती है कि लूफी के साथ तुम्हारा मिलना, दोस्ती होना और उसका यहाँ पर आना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता है, क्योंकि लूफी के नाम में भी डी है जिसका जिक्र इस लॉग बुक में किया गया है। तुम्हारा जन्म व्हाइट बियर्ड की शिप में हुआ था, इसके बारे में भी ओडिन ने लिखा हुआ है, जिसके बाद तुम लोग रॉजर की शिप में भी गए थे। ये सारी बातें सुनकर मोमो इमोशनल हो जाता है और अपने पिता के बारे में सोचता है। तभी यामातो बताने लगती है कि 20 साल पहले व्हाइट बियर्ड, रॉजर और ओडिन इन तीनों ने कहा था कि आज से 20 सालों के बाद नए वॉरियर्स आएंगे और ये वही समय है। और दोबारा से पास्ट में दिखाया जाता है कि कैसे इस यामातो को अपने भाइयों के बारे में और उनके ड्रीम्स के बारे में बताता है, जहाँ पर सबसे पहले साबो के बारे में बताता है। और यामातो यहाँ पर थर्ड पर्सन के रूप में इन सभी की बातों को फील कर रही थी। तभी सबसे पहले साबो आगे आता है और बोलता है कि मेरा सपना है कि मैं इस पूरी दुनिया को घूमूं और इसके ऊपर एक किताब लिखूं। तभी एस आगे आता है और बोलता है कि मेरा सपना है कि मैं समुद्र में जाकर सबसे पावरफुल पायरेट बनूं और जितने भी खतरनाक पायरेट्स हैं उन सभी को मसल के रख दूं और अपना खूब नाम कमाऊं। और तभी अपना छोटो सा लूफी भी दौड़ कर आ जाता है। यामातो इसे देखती है, पर मेरा सपना है मैं पायरेट्स का राजा बनूंगा, देख लेना मैं ये करके रहूंगा। और यामातो
को लूफी के अंदर रॉजर की बात नजर आती है, क्योंकि इसने ओडिन की बुक में पढ़ा था और ओडिन ने भी अपनी बुक के आखिर में लिखा था रॉजर की उस बात को कि वो किंग ऑफ द पायरेट्स बनना चाहता है, और उसने बन के भी दिखाया। और एस यामातो से कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि मेरे भाई लूफी का ये सपना बहुत ही ज्यादा बेवकूफी भरा है, पर तुम हंसना मत, क्योंकि मुझे और साबो हम दोनों को लूफी के इस सपने पर पूरा भरोसा है। वो एक दिन पायरेट किंग जरूर बनेगा। जब यामातो इस बात को सुनती है, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं हंसूंगी। 20 साल पहले ओडिन सामा ने भी इस चीज को मेंशन किया था। ये सुनकर एस को कुछ भी समझ में नहीं आता है और यामातो एस के साथ आगे ट्रेवल करना चाहती थी, पर अपने हैंडकफ्स की वजह से ऐसा नहीं कर पाती है। तो ये एस से इसके कुछ बाल और नाखून मांगती है। काला जादू करेगी क्या ये? अच्छा ओ सॉरी, विवरे कार्ड के लिए। यामातो एस के लिए एक विवरे कार्ड बना देती है, और जब एस का यहाँ से जाने का वक्त आ जाता है तो इसे इसका विवरे कार्ड दे देती है और इसका एक छोटा सा टुकड़ा अपने पास रख लेती है और जाते हुए कहती है, इस मैं तुम्हारा हमेशा इंतजार करूंगी। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और हम उसी दिन को देखते हैं जिस दिन एस मारा गया था, और यामातो के पास जो एस का विवरे कार्ड था वो भी जलने लगता है और यामातो घबरा जाती है और यहाँ से निकलने के बारे में सोचती है एस को बचाने के लिए, पर कभी भी इस आइलैंड को छोड़कर नहीं जा पाती है। और तभी इसका सामना काइडो के साथ भी हो जाता है, और तब जाके यामातो को रियलाइज होता है कि अगर इसे वाकई ही में आजाद होना है और वानो को भी आजाद करवाना है तो इसे हर हाल में लूफी का इंतजार करना ही होगा। जिसके बाद काइडो से भिड़ना शुरू कर देती है और प्रेजेंट में यामातो मोमो को बताती है कि 20 साल पहले जिन लोगों का जिक्र लेजेंड्स ने किया था इस बुक में, वो सब लोग वही वॉरियर्स हैं। इसके बाद हम लॉ को देखते हैं। लगता है समय हो चुका है। और लॉ अपने डेविल फ्रूट की ताकत का यूज करते हुए यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और यामातो बताने लगती है कि हाँ तुमने सही सुना, ये वही वॉरियर्स हैं जिसके बारे में खुद कोजुकी ओडिन ने अपनी बुक के अंदर लिखा हुआ है। यंग पायरेट्स जो कि नेक्स्ट एरा को लीड करेंगे और न्यू वर्ल्ड पे राज करेंगे। वो लोग 20 सालों के बाद आने वाले हैं। इस दौरान हम किड और किलर को देखते हैं, जहाँ पर ये दोनों भी रूफ टॉप के बहुत ही ज्यादा करीब पहुँच चुके थे। जोरो भी हवा में उड़ते हुए रूफ टॉप पर पहुँच जाता है। ये तभी हम हमारे लूफी को देखते हैं, जहाँ पर लूफी भी फाइनल स्टेज को चढ़ रहा था और बैकग्राउंड में यामातो कहती है, ये वही लोग हैं जो कि आज काइडो को हराने वाले हैं। और किड और किलर दोनों रूफ टॉप पर पहुँच जाते हैं। काइडो की नजर इन दोनों पर जाती है। तुम लोग कम सुधरोगे? तुम्हारा मन भरा नहीं क्या? हाँ काइडो, लगता है तुमने इन्हें ठीक से सिखाया नहीं। लगता है मुझे ही इन्हें कुछ मैनर्स सिखाने होंगे। तभी ये दोनों हंसने लग जाते हैं और किलर से किड कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हें इतनी हंसी क्यों आ रही है किलर, मुझसे भी रहा नहीं जा रहा। मैं कभी इस भैंसे को मौत के घाट उतारूंगा। और आसपास का जो भी लोहा था किड उन सभी को जमा करना शुरू कर देता है और जोरो जो कि काफी ज्यादा ऊंचाई तक पहुंच चुका था अब आसमान से नीचे गिरने लगता है। तभी लॉ भी यहाँ पर आ जाता है और अपनी पावर्स का यूज करते हुए जोरो को यहाँ पर लेकर आता है। अरे यार तुम लोग पीछा कब छोड़ोगे हमारा? जहाँ हम चाहते हैं उधर पहुँच जाते हैं, एक के बाद एक मुंह उठाकर यहाँ पर आते जा रहे हो। स्ट्रॉ हेड कहाँ पर है? मुझे वो कहीं भी नजर नहीं आ रहा। पर लूफी तेजी से सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आगे बढ़ रहा था और बहुत ही कूल वे में अपनी स्ट्रॉ हेड को पहन लेता है। काइडो, ये लोग तो वही है ना, सो कॉल्ड फर्स्ट जनरेशन। हाँ लोग कहते तो हैं, पर ये हमारी धूल मिट्टी के बराबर भी नहीं। अभी भी वक्त है, पीछे हट जाओ, हार मान लो और मेरी शरण में आ जाओ। और लूफी सीधा गेट को तोड़ते हुए यहाँ पर एंट्री करता है। इस दौरान मोमो के हाथों में ओडिन की वही बुक होती है और बैकग्राउंड में हमें ओडिन की वही प्रोफेसी सुनाई जाती है, जहाँ पर उसने कहा था कि आज से 20 सालों के बाद काफी नौजवान और ताकतवर लोग यहाँ पर आएंगे जो कि नेक्स्ट एरा को लीड करेंगे और ये सभी लोग एक के बाद एक न्यू वर्ल्ड में अपीयर होंगे। और अगर मैं मारा जाता हूँ तो मेरे बाद ये वही लोग होंगे जो कि काइडो को हराएंगे। और हम लूफी की उसी आइकॉनिक वॉक को देखते हैं, जहाँ पर लूफी इन दोनों एम्परर्स के सामने बहुत ही कूल वे में चलकर आ जाता है और दोनों एम्परर्स के सामने खड़ा हो जाता है और इन्हें घूरने लगता है और सभी लोग अपनी हाकी को रिलीज करते हैं। क्यों ना तुम सभी लोग थोड़ा पीछे बैठ जाओ और जरा देखो कि आखिर लड़ते कैसे हैं। अपनी बकवास बंद करो। किड के बच्चे, पिट जाएगा अभी जो। काइडो की नजर जैसे ही लूफी पर जाती है, अच्छा सुनाइना, तुम भी यहाँ पर आ गए। तभी लूफी को यहाँ पर कुछ रियलाइज होता है और इसकी बातों को इग्नोर करते हुए काइडो की तरफ आगे बढ़ने लगता है। ये देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं, ये बेवकूफ क्या करने जा रहा है। तभी जोरो जैसे ही अपनी सोर्ड को थामता है और सामने की तरफ देखता है तो जोरो के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लूफी यहाँ पर एज सीरियस एज डेड लग रहा था और आज तक हम लोगों ने लूफी को इतना सीरियस कभी भी नहीं देखा था। लूफी का चेहरा नीचे था और बिना एक भी शब्द कहे बस चुपचाप इन दोनों की तरफ आगे बढ़ता जा रहा था। तुम्हें पता है इस लड़की ने मुझसे क्या कहा था, वो भी मेरे सामने खड़े होकर। मुझे जानने की जरूरत नहीं है काइडो, ये बहुत ही ज्यादा बोलता है। स्ट्रॉ हेड, आखिर तुम मेरे कैसल को डिस्ट्रॉय कैसे कर सकते हो? हाँ, तुमने मुझसे क्या बड़ी बड़ी बातें कही थी? हाँ, चुपचाप मुझसे सबसे पहले माफी मांगो। पर लूफी इनको इग्नोर करते हुए बस आगे बढ़ता जा रहा था। ये देखकर बिग मॉम हैरान थी। लड़के, जरा वो बात दोबारा तो कहना जो तुमने मेरे सामने कही थी। मेरे सामने दोबारा तो कहो जरा, तुम क्या बनने वाले हो? तभी लूफी आगे बढ़ता है और इसे किनेमोन के पैर नजर आते हैं और एक फ्लैशबैक को देखता है जब ये लोग रेड को शुरू करने वाले थे। तब किनेमोन ने लूफी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा था, लूफी पाजी, आपके यहाँ पर होने से मैं बहुत ही ज्यादा राहत फील करता हूँ। और लूफी पाजी, मुझे आपके क्रू पर और आप पर पूरा भरोसा है। आपका शुक्रिया हमारा इतना ज्यादा साथ देने के लिए। और हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर पूरी की पूरी आकाज़ानाइन पूरी तरह से खून से लथपथ होती है। किनेमोन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है और लूफी इसके सामने आता है। लूफी किनेमोन को उठाता है। किनेमोन, क्या तुम ठीक हो? माफ करना, मुझे आने में देर हो गई। पाजी। तभी किनेमोन के मुंह से बहुत सारा खून निकलता है, लेकिन फिर भी लड़खड़ाती हुई आवाज में कहता है, पाजी मुझे माफ कर देना। और किनेमोन बिलक बिलक कर, मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मरने के बाद मैं और
किसामा को क्या मुंह दिखाऊंगा। और जब किनेमोन इस बात को कह रहा था तो इसकी पूरी बॉडी उनसे लथपथ होती है। चारों तरफ से खून निकल रहा था, जिसे देखकर लूफी डर जाता है कि आखिर काइडो ने कितनी ज्यादा बेरहमी के साथ किनेमोन की मार लगाई है। किनेमोन लूफी की पीठ को पकड़ लेता है और जोर से पकड़कर कहता है, लूफी सर, क्या अपन लैंड ऑफ वानो की जिम्मेदारी खुद के कंधों पर ले सकते हैं क्या? प्लीज। पागल हो गया हो क्या? बिल्कुल, किनेमोन मैं जरूर लूंगा। ये मेरे दोस्त की कंट्री है, मैं क्यों नहीं लूंगा। तब तक पीछे काइडो अपना बल्ला लेकर आ चुका था। बेवकूफ लड़के, तूने मुझे इग्नोर किया। किनेमोन बेहोश होने लगता है लूफी पाजी, आपका शुक्रिया। और किनेमोन बेहोश हो जाता है। तभी लूफी पीछे मुड़ता है और लॉ की तरफ देखकर चिल्लाकर कहता है, लॉ, इन सभी को यहाँ से मूव करो। लॉ इमीडिएटली बहुत सारे पत्थरों को हवा में उछाल देता है और अपने डेविल फ्रूट की ताकत का यूज करते हुए एक रूम तैयार करता है और काइडो अपना बल्ला नीचे जमीन पर मार देता है। जोरदार एक्सप्लोजन हो जाता है। परफॉर्मेंस हॉल से लेकर स्टोरेज स्पेस तक शिनोबु, मोमो और यामातो तक को ये आवाज सुनाई देती है। तीनों ऊपर देखते हैं और तभी काइडो के पीछे लूफी अपने थर्ड गियर को लेकर आ जाता है और तभी लूफी फॉर द फर्स्ट टाइम काइडो के खिलाफ अपनी रियो को यूज करता है और बॉस युगरो की सिखाई गई अपनी ट्रेनिंग को याद करता है। जैसे तुम हाकी कहते हो, हम उसे यहाँ पर रियो कहते हैं बच्चे, जिसका मतलब होता है फ्लो। और लूफी की पूरी बॉडी में रियो फ्लो होने लगती है।